कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत और फैंटेसी जैसे महल से होती है, जहां हमारी ड्रामा की फीमेल लीड सियोमी राय अपने डिजिटल बॉयफ्रेंड के साथ एक बहुत ही प्यारी सी डेट पर जाने की तैयारी कर रही होती है। अब यहीं से कहानी 2 हफ्ते पहले चली जाती है और मीरा काम के लंबे और थकाने वाले दिन के बाद घर लौटती है। उसका पूरा डेली रूटीन पहले से ही प्लान्ड होता है, यानी वो घंटे घंटे का हिसाब करती है और दिन के आखिर में उसके पास बस सिर्फ 3.5 घंटे का फ्री टाइम बचता है और वो उसे अपने तरीके से एंजॉय करती है, यानी नेटफ्लिक्स देखकर। वैसे मेरा इन छोटे छोटे पलों को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि अगले ही दिन उसे फिर से उसकी बिजी कॉर्पोरेट लाइफ में वापस जाना होता है। दिखाया जाता है कि वो एक वेबटून कंपनी में काम करती है, जहाँ कई अलग अलग राइटर्स के काम को मैनेज किया जाता है। वहाँ उसका एक तरह का वर्क राइवल भी है, जिसका नाम है पार्क क्योंग नाम, और वो एक प्रोड्यूसर है। और बता दूं कि ऑफिस में सब लोग उसे बहुत टैलेंटेड मानते हैं, और हाल ही में उसने एक वेबटून का अडॉप्शन डील भी साइन किया है। मेराय के दोस्त युंचो को भी क्योंग नाम पर क्रश है और वो उसकी बहुत फैन गर्लिंग करती है, लेकिन मेराय को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो बस अपनी आंखें घुमा देती है। वैसे क्योंग नाम बोलने में काफी सीधा और सख्त है। जब मेराय उसे अपना पिच भेजती है तो वह सीधे सीधे उसकी गलतियां निकाल के बता देता है, और मीठे शब्द तो उसके मुंह से जैसे निकलते ही नहीं थे। खैर, मेराय कर भी क्या सकती थी। वैसे उसके पास डेटिंग या रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो अक्सर ऑफिस के सोशल इवेंट्स भी स्किप कर देती है, जैसे कि टीम डिनर। लेकिन उसकी दोस्त जियोन उसे उस वीकेंड एक शादी में आने के लिए मनाने की कोशिश करती है। अब जब दोनों साथ बैठकर खाना खा रही होती है, तब बातों बातों में जियोन उससे कहती है कि उसे कोई मैच्योर आदमी ढूंढना चाहिए। ये सुनकर मिराय के दिमाग में अचानक सीजून का ख्याल आ जाता है। शायद वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अब उस रात मिराय काफी नशे में घर लौटती है और आखिर में फर्श पर ही गिरकर सो जाती है। दूसरी तरफ उसके ऑफिस में भी बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि उनके कंपनी का एक एम्प्लॉय मिस्टर चो अचानक जॉब छोड़ देता है, क्योंकि वो फेमस वेबटून राइटर युनस्योंग को संभालते संभालते परेशान हो चुका था। तो सवाल ये है कि उसकी पोजीशन पर आके इतना स्ट्रेस झेलेगा कौन। और बस इसी मामले में रूमर्स फैल रहे होते हैं कि क्योंगनाम या मिराय में से किसी को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि सच ये है कि बाकी जो रोमांस प्रोड्यूसर हैं वो युनस्योंग के साथ काम करने से डरते हैं। दरअसल वो काम के मामले में बहुत टॉक्सिक मानी जाती है और उसे हैंडल करना यानी लोहे के चने चबाने जैसा काम है। अब मिराय का शेड्यूल क्योंगनाम से थोड़ा हल्का है, इसलिए काफी ज्यादा चांसेस हैं कि डायरेक्टर उसे ये काम दे सकते हैं। अब मिराय अपना ब्रह्मास्त्र यानी मैक्रोन्स लेकर डायरेक्टर को मनाने चाहती है कि युनस्योंग जैसे राइटर को हैंडल करने का काम क्योंगनाम को दे दिया जाए। लेकिन वहाँ पहुंचकर तो उससे झटका ही लग जाता है, क्योंकि क्योंगनाम भी वही काम करने जो आया था। वो चाहता है कि ये जिम्मेदारी मिराय को मिल जाए। अब दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस खराब न हो, लेकिन आखिर में ये काम मिराय को ही मिल जाता है और क्योंगनाम खुश होते हुए पतली गली से निकल लेता है। अब मिराय के दोस्त यानी उसकी टीम उसे अपना फुल सपोर्ट और सिंपैथी दिखाती है, लेकिन मिराय अच्छे से जानती है कि अब उसका क्या हाल होने वाला है। एक तो पहले ही युनस्योंग बहुत मुश्किल इंसान है, और ऊपर से पता चलता है कि मिराय पहले भी उसे मैनेज कर चुकी है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि युनस्योंग को ऑनलाइन ट्रोल्स और उसके बारे में की गई बुराई से बहुत ज्यादा जल्दी फर्क पड़ता है, यानी कि जब लोगों को उसकी कहानी पसंद नहीं आती है तो लोग गंदे गंदे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, और उनसे युनस्योंग इतनी जल्दी अफेक्ट होती है कि अक्सर लोगों पर केस करने की धमकी देती रहती है। और 3 साल पहले उसके इसी जुनून की वजह से मिराय का अपने बॉयफ्रेंड सीजून के साथ रिश्ता टूट गया था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मिराय अपने दोस्त जियोन के साथ एक दोस्त की शादी में आती है, और वहाँ पता चलता है कि मिराय का एक्स बॉयफ्रेंड सीजून मिराय और जियोन का कॉमन दोस्त है। वैसे शादी में वो तो नहीं आ पाता, लेकिन पता चलता है कि अब उसकी यूमी नाम की लड़की से सगाई हो चुकी है। ये सुनकर मिराय काफी टूट जाती है, क्योंकि वो सच्ची मुच्ची अभी भी उससे प्यार करती थी और दोनों ने शादी तक की बातें भी की थी। लेकिन मिराय को हमेशा लगता था कि उनका रिलेशनशिप बस एक तरफा है, क्योंकि सीजन अक्सर फ्यूचर की बातें करते टाइम हम शब्द की जगह मैं शब्द का इस्तेमाल करता था। अब प्रेजेंट में युनस्योंग लगातार मिराय को मैसेज भेजती रहती है, और मिराय जब उसका न्यू चैप्टर पढ़ती है तो उसे लगता है कि उसकी कहानी काफी चीजी और चिपकू टाइप की है। दिखाया जाता है कि युनस्योंग का सबसे पॉपुलर वेबटून पिछले 3 साल से द मैन टू नो है, और ये एक जॉयबुल रोमांस कहानी है जिसका मेन लीड सीवो इस वाई ग्रुप का 3rd जनरेशन का एक अमीर वारिस है, और युन नारा एक साधारण सी लड़की। और फैंस अक्सर इसकी कहानी को क्लैश, चीजी और प्रेडिक्टेबल कहते रहते हैं, लेकिन मिराय जानती है कि युनस्योंग इस टाइप के कमेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। अगले दिन क्योंगनाम और
मिराय हैंड ओवर पर काम करते हैं तभी वो मिराय को डायरेक्टर की तरफ से एक सोना कूपन भेजता है और मजाक में कहते हुए जाता है कि तुम्हें इतना स्ट्रेस रहेगा कि ये जगह तुम्हारे लिए दूसरा घर बन जाएगी, और वहाँ से चले जाता है। अब मिराय जब अपनी टीम के साथ लंच के लिए जाने लगती है तभी लिफ्ट खुलने पर सामने युनसेयोंग को देख घबरा जाती है। वैसे सभी उसे देख डर गए थे। अब होता कुछ यूँ है कि मिराय को लंच के लिए युनसेयोंग वहाँ से ले जाती है और उसकी टीम वाले उसे उससे बचा भी नहीं पाते। खैर अब लंच के दौरान साफ दिखता है कि युनसेयोंग सिर्फ जल्दी बुरा मानने वाली ही नहीं बल्कि काफी सेल्फ सेंटर्ड भी है, और उससे काम में कमियां निकालने वाले लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मिराय उसे समझाती है कि एक बिजनेस है और अगर टाइम पर चैप्टर नहीं आए तो उसका खुद का काम भी खतरे में पड़ सकता है। और तभी मीटिंग के दौरान डायरेक्टर और एक बिजनेसमैन मिन जुनयंग वहाँ पर आते हैं। पता चलता है कि मिन की कंपनी ड्यू ने एक नया डेटिंग सिमुलेशन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें युनसेयोंग की वेबटून सीरीज का कैरेक्टर सीवो का इस्तेमाल किया गया है। ये एक तरह का डेटिंग सिमुलेशन गेम है जिसका नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड, और ये सुनकर ही मिराय का एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। खैर फिर वो वापस अपने फॉर्म में आ जाती है और सजेस्ट करती है कि क्यों ना इसमें युनसेयोंग के दूसरे पुराने साइड कैरेक्टर भी जोड़ दिए जाएं तो कैसा रहेगा, और ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है सिवाय युनसेयोंग के। अब उसके जाने के बाद अकेले में मिन मिराय को एक जबरदस्त ऑफर देता है। दरअसल वो चाहता है कि मिराय एक महीने तक इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करे जो उन्होंने गेम बनाया है वो, और वर्चुअल डेट पर जाकर बताए कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, और इसके लिए उसे पैसे भी मिलेंगे। और बस पैसे का नाम सुनते ही वो मान जाती है। अब घर आकर वो उस डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सेट करती है और अपने सर पर एक बैंड लगाती है, और उसे तभी झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है, और फिर वो खुद को एक वर्चुअल दुनिया में पाती है। मजेदार बात तो ये है कि ये वही सीन है जिस कहानी की उसने कभी बुराई की थी, और आज उसे यही सीन बहुत अच्छा लगता है। वो देखती है कि सीवो सर्फिंग करते हुए किनारे पर आ रहा है कि तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसमें वो डूब जाती है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि वो उसमें सांस ले पा रही थी और अंदर का नजारा तो उसे बहुत ही पसंद आता है। अब वो वहाँ सीवो को डूबते हुए देख जल्दी से उसके पास आके बचाती है और उसे किनारे पे ले आती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम अपने पहले डेट से मिल चुकी हो। अब जैसे सीवो को होश आता है तो दोनों पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अब यहीं से सीन बदलता है और उसके आसपास कहीं गोल गोल रोशनी जैसे ऑब्स तैर रहे होते हैं जो थोड़ा सा इनसाइड आउट वाली मेमोरीज जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ इमोशंस नहीं निकलते बल्कि मीराय की मुलाकात उसके पर्सनल डेटिंग मैनेजर से होती है। वो मीराय को उसके पूरे डेटिंग एक्सपीरियंस में गाइड करने वाली है और उसकी हर वर्चुअल डेट को मैनेज करेगी। वो मीराय को एक रिंग देती है जिसे पहनकर वो इस दुनिया में रह सकती है। वो बताती है कि जैसे ही वो ये रिंग उतारेगी तुरंत असल दुनिया में वापस लौट जाएगी। अब जैसे ही मीराय वो रिंग अपने अंगूठे में पहनती है तो वापस उसी बीच पर पहुंच जाती है जहां उसने सीवो को बचाया था। वो उसे बड़ा ही हैंडसम बंदा लगता है, लेकिन जैसे सीवो उसे छूता है मीराय को सब कुछ इतना असली लगने लगता है कि वो घबरा के रिंग उतार देती है और रियल दुनिया में वापस आ जाती है। इसके बाद मीराय इंटरनेट पर इस गेम के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि ये गेम दिमाग के पांचों सेंसेस के साथ महसूस किया जा सकता है, यानी वो गेम में जो भी एक्सपीरियंस करेगी उससे सब कुछ असली जैसा लगेगा। दरअसल ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में रोमांस की दुनिया को बदलने के लिए बनाई गई है। बताया जाता है कि इस ऐप में 900 से भी ज्यादा अलग अलग थीम्स और बहुत सारे वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स हैं जिन्हें चुनकर हम डेट कर सकते हैं। और मीरा इस पूरी चीज को देख काफी इम्प्रेस हो जाती है। हाँ वो बात अलग है कि उसने अभी तक ठीक से डेट भी नहीं करा है। अगले दिन ऑफिस में भी वो अभी तक उसी गेम के बारे में सोचती रहती है। तो वहीं क्योंगनाम को पता चलता है कि उसके क्लाइंट वैनी का वेबटून अब दूसरे दिन शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि अब उनका वेबटून फ्राइडे को रिलीज होगा, ठीक उसी दिन जब युनसेयोंग का वेबटून आता है। वैसे डायरेक्टर का मानना है कि इससे दोनों राइटर्स के बीच हेल्दी कंपटीशन होगा और दोनों और अच्छा काम करेंगे। लेकिन क्योंगनाम को ये फैसला सही नहीं लगता, पर फिलहाल के लिए वो ये बात मीराय को नहीं बताता। देन दिखाते हैं कि मीराय के लिए चीजें वैसे भी बहुत अजीब हो गई थी क्योंकि उसे हर जगह सीवो ही दिखाई देने लगता है। अब उस रात मीराय फिर से हेडसेट पहनकर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड गेम में जाती है और सीवो के साथ डेट पर जाने का फैसला करती है, और इस बार वो अपने आप को एक होटल में पाती है क्योंकि स्टोरी के हिसाब से मीराय वहाँ की एक वर्कर है और हीरोइन भी। अब वो पहुंचती है सीवो के ऑफिस और सीवो उसे अपने ऑफिस में देखते ही वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, और जब वो जाने लगती है तो उसे रोक कर पूछता है क्या
क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? और यहीं से कहानी में फिर वही पुराने रोमांटिक क्लिचेस शुरू हो जाते हैं जो मिराय को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन अब मजेदार बात तो ये है कि मिराय खुद ही इन डायलॉग्स पर शर्माने और हंसने लगती है, पर फिर उसके डायलॉग्स इतने ज्यादा चीजी हो जाते हैं कि मिराय सहन ही नहीं कर पाती और आखिरकार वो जल्दी से रिंग उतार देती है और रियलिटी में आकर भी उस फीलिंग से बाहर ही नहीं आ पाती। कितने घटिया डायलॉग कौन मारता है। अब अगले दिन ऑफिस में मिराय को वैनी की वेबटून सीरीज फ्राइडे को आने वाली बात के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत डायरेक्टर के पास जाकर इस बारे में बात करती है, या यूं कहो झगड़ा, और कहती है आपको मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। तो बॉस कहता है कि बॉस तुम हो या मैं। दरअसल वैनी एक फेमस राइटर है और अगर उसके चैप्टर फ्राइडे रिलीज होते हैं तो यंगस्यांग की कहानी कौन ही पढ़ेगा। और इसी बात को लेके अभी मिराय परेशान हो जाती है और वो यंगस्यांग को ये खबर बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन इस समय यंगस्यांग करो के रूम में बैठी गाना गा रही थी और मिराय के फोन भी नहीं उठा रही होती है। दरअसल यंगस्यांग को पहले से ही इन चेंजेस के बारे में पता होता है और वो बस लापरवाही से हार मान लेने का सोच चुकी है, क्योंकि अगर उसके वेबटून की रेटिंग्स गिर गई और वैनी का वेबटून ऊपर आ गया तो उसका नाम खराब होगा और क्योंग नाम को फायदा मिलेगा। अब मिराय उसे ढूंढ लेती है और समझाती है और साथ ही मीठी पीठी बातें करके उससे अच्छी तरह मुकाबला करने के लिए मनाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि यंगस्यांग अब खुद ही अपने काम से थक चुकी है। उसे लगता है कि उसकी कहानी सिर्फ सीवो की अच्छी शक्ल की वजह से ही चल रही है, उसे कोई भी न्यू आइडिया नहीं आता और वो अब मिराय से मदद मांगती है। तब मिराय घर जाते हुए सोचती है कि क्यों ना उसे गेम में जाकर न्यू आइडियाज मिल जाए। अब वो भाग कर घर आती है और हेडसेट पहनकर गेम में चली जाती है और सीवो से कहती है अगर तुम्हें मुझे डेट करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे मनाना पड़ेगा। ये सुनकर सीवो कहता है तुम वाकई बाकी लड़कियों से अलग हो। अब मिराय डेट पर जाने के लिए काफी डेस्परेट होने लगती है क्योंकि टाइम कम था। देन उसकी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी चोई मिंजू से होती है। वहाँ एक ड्राइवर मिस्टर को भी होता है जो सड़क पर दूसरे ड्राइवर से लड़ने लगता है जैसे कोई एक्शन फिल्म चल रही हो। असल में ये सारे कैरेक्टर यंगस्यांग की कहानी के साइड कैरेक्टर हैं जिन्हें मिन ने मिराय के सजेशन के बाद गेम में जोड़ दिया है। लेकिन असली मजा तो मिराय को फिर से सीवो के साथ डेट में ही आता है। वो उसके ऑफिस वापस आती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि हर तरफ बस गुलाब ही गुलाब थे। वो उससे पूछती है ये सब क्या है, तो सीवो बताता है कि फूल हैं, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फूल बेस्ट होते हैं। देन वो उसे एक एक्सपेंसिव डिनर पे ले जाता है और मिराय तो इतना अच्छा खाना देखते ही उस पर टूट पड़ती है और उसे देख सीवो सोचता है कि क्या ऐसी लड़की को मेरी जान बचानी थी। फिर वो उसे बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़ों की शॉपिंग करवाता है और दोनों महंगे कपड़े पहनकर एक रूफटॉप पार्टी में आके शैंपेन पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और एक बहुत ही शानदार डेट एंजॉय करते हैं। इसी दौरान वो उसे एक बहुत ही अच्छा नेकलेस भी गिफ्ट करता है और फिर वापस वही सीन दिखाते हैं जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि मेरा एक प्रिंसेस की तरह तैयार होके सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीवो प्रिंस बनकर उसके पास आता है और तब मेरा को रियलाइज होता है कि ये कोई घिसा पिटा रोमांस नहीं है और वो फौरन से गेम से बाहर आकर यंगस्यांग के घर आती है क्योंकि उसे अब एक नया आइडिया आया था कि कैसे वेबटून की कहानी को बेहतर बनाना है। वो उससे कहती है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। मीराय का मानना है कि सीवो एक क्लासिक रोमांटिक फैंटेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए यंगस्यांग को फिर से उसी स्टाइल में कहानी लिखनी चाहिए, यानी कि कम चीजी डायलॉग और ज्यादा जॉयफुल फैंटेसी, ताकि ऑडियंस को एक नया एंगल पसंद आए। अब दोनों रात दिन इसी पर काम करना शुरू कर देते हैं और ऑफिस में भी मिराय और क्योंगनाम के बीच प्रोफेशनल कंपटीशन बढ़ता जाता है। वैसे मिराय को अभी भी इस बात का गुस्सा है कि क्योंगनाम ने उसे शेड्यूल चेंज वाली बात क्यों नहीं बताई, लेकिन वो उसके सामने ऐसे जताती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंगनाम इस पर कहता है कि मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, सारा डिसीजन बॉस का है। तो मिराय कहती है मैं कौन सा तुम्हें ब्लेम कर रही हूँ, तो क्योंगनाम कहता है तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। खैर फिर दोनों देर रात तक ऑफिस में काम करते रहते हैं और क्योंगनाम उससे पहले घर चले जाता है और मिराय बस यंगस्यांग का चैप्टर अपलोड होने का वेट करती रहती है। और जब यंगस्यांग नया चैप्टर अपलोड करती है तब मिराय चैन की सांस लेती है क्योंकि उन्होंने वैनी से पहले अपने वेबटून के चैप्टर को अपलोड कर दिया था। अब घर जाकर जब वो अपना फोन चेक करती है तो पता चलता है कि उसका वेबटून द मैन टू नो फिर से एक बार नंबर 1 पर
पहुंच गया है और ये देख उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अगले दिन ऑफिस में सब मिराई की बहुत तारीफ करते हैं और वो अब क्योंग नाम के सामने बड़ा एटीट्यूड दिखाती है, जिसे इशारों इशारों में कह रही हो कि देखा मैंने करके दिखाया। देन उसकी टीम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और ऑनलाइन कमेंट्स भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। और फ्री टाइम में मिराई फिर से सीवो के साथ डेट करती रहती है। इस बार वो उससे मिलने एक मस्त कार में आती है और वो उसे अपने प्राइवेट जेट में घुमाता है। फिर दोनों समुद्र के बीचों बीच एंजॉय करते हैं और डिनर करते हैं। इसी दौरान सीवो उससे शादी करने के लिए भी कह देता है, तो मिराई के मुंह से ड्रिंक की बाहर आ जाती है। देन मिराई कहती है कि वो चीजों को फिलहाल के लिए कैजुअल रखना चाहती है। ये सुनकर बेचारा सीवो कुछ नहीं कह पाता। अब अगले दिन ये दोनों बीच के किनारे बैठे होते हैं और सीवो कल की बात को लेते हुए कहता है कि ठीक है वो शादी की जिद नहीं करेगा, लेकिन वो चाहता है कि मिराई उसकी गर्लफ्रेंड बने। ये सुनकर मिराई कुछ नहीं कहती, तो सीवो कहता है कि मैं पहली बार किसी से कुछ मांग रहा हूँ। और फिर जब सीवो उसे किस करने के लिए आगे आता है तो मिराई को ऐसा लगता है जैसे डोपामिन एक्सप्लोजन हो गया हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और जब किस के बाद वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एक रिंग पहनाने जाता है कि तभी अचानक पूरा वर्चुअल एक्सपीरियंस फ्रीज हो जाता है। तब मिराई को पता चलता है कि उसने पहले ही 50 घंटे की लिमिट पूरी कर ली है, इसलिए अब वो सीवो के साथ डेट नहीं कर सकती। यह सुनकर मिराई बहुत हैरान और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि ये उसकी लाइफ का शायद बेस्ट मोमेंट चल रहा था। अब ऑफिस में भी वो ध्यान नहीं लगा पाती और सारी चीजें गड़बड़ कर रही होती है। तो ये देख क्योंग नाम भी लाइक इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अगली सीन में जब मिस्टर मैन उसे ऐप के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है तो मिराई खास करके सीवो के बिहेवियर की तारीफ करती है। मैन उसे एडवाइस देता है कि वो बाकी वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स को भी ट्राई करे, क्योंकि ऐप में 899 और वर्चुअल बॉयफ्रेंड है। अब सीवो ने मिराई पर अपना इम्प्रेशन तो छोड़ा है, लेकिन फिर भी मिराई सोचती है कि कोई और डेट करने में क्या ही नुकसान है। अब आखिरकार मिराई फिर से गेम में लॉग इन कर ही लेती है और उसकी मुलाकात होती है एक नए वर्चुअल बॉयफ्रेंड से, जिसका नाम होता है युनहो। और इस बार जगह को एक स्कूल कैंपस की तरह डिजाइन किया गया है। हर तरफ बस हल्का पेस्टल पिंक रंग है, सभी ने पिंक स्वेटर पहना हुआ है और पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे पुराने स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो रही हो। लेकिन मिराई यहाँ अकेले नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी देर में उसकी पुरानी क्लासमेट सूची भी वहाँ आ जाती है और दोनों कैंपस घूमते घूमते एक फेंसिंग मैच देखने पहुंच जाते हैं, जहाँ हानसे यूनिवर्सिटी का नया स्टार प्लेयर मुकाबला कर रहा होता है और वो कोई और नहीं युनहो ही है, वही लड़का जिससे मिराई बस अभी अभी ही टकराई थी। अब युनहो के करीब आने के लिए मिराई भी फेंसिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है और उसे जल्दी ही पूरे ग्रुप के सामने युनहो के साथ एक प्रैक्टिस फाइट करनी पड़ती है। पर उससे पहले युनहो से पूछता है क्या तुमने पहले कभी फेंसिंग करी है, तो वो मना कर देती है। तो युनहो फिर उसे 2-4 मूव सिखाता है, लेकिन लगता है कि मिराई का ध्यान बस उसकी शक्ल पर ही है। अब जैसे ही मुकाबला स्टार्ट होता है तो सबके साथ मिराई खुद भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो फेंसिंग करने में एक्सपर्ट निकली थी। दोनों के बीच सही मायनों में मुकाबला होता है और कई बार तो मिराई युनहो पर भारी पड़ जाती है। बाद में पता चलता है कि यहाँ मिस्टर को भी एक फेंसर के रूप में मौजूद है, लेकिन इस रियलिटी में उसे जंगपिल का नाम दिया गया है और वो कुंबो क्लब के सीनियर हैं। यहाँ मिराई को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि युनहो सीवो से बिल्कुल उल्टा है। वो तुरंत मिराई के साथ डेटिंग के लिए तैयार नहीं होता। वो छोड़ो, वो तो उससे बिल्कुल भाव तक नहीं देता, जिससे मिराई फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तब उसकी डेटिंग मैनेजर उसे समझाती है कि वो दूसरी स्टोरी में है और जरूरी नहीं कि हर स्टोरी का मेन कैरेक्टर सीवो जैसा हो। इस स्टोरी में उसे आगे होकर युनहो को अप्रोच करना पड़ेगा और यही तो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। वो बताती है कि इस वर्चुअल डेटिंग प्रोग्राम में 900 चुने हुए कैंडिडेट्स हैं और उनमें से हर कोई तुरंत मिराई पर फिदा नहीं होगा। कुछ का दिल जीतने के लिए उसे सच में मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे असली दुनिया में मिराई इस वर्चुअल गेम में इतना खो जाती है कि ऑफिस में काम करते करते ही सो जाती है और अपनी जिम्मेदारियां भी थोड़ा नजरअंदाज करने लगती है। वैसे उसे सोते हुए देख क्योंग नाम लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो अच्छे से सो पाए, लेकिन उसका कलीग वापस लाइट्स ऑन कर देता है और इतना शोर कर रहा होता है कि मिराई की नींद खुल जाती है।
है और फिर उसे उसका बॉस भी बुला लेता है। वैसे वहाँ जाकर उसे एक अच्छी खबर ही मिलती है क्योंकि बॉस बताता है कि अनसंग ने कुछ टाइम के लिए काम से ब्रेक लेने का फैसला किया है, जिसे सुनकर मिराय खुश हो जाती है क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा टाइम उसे मिल पाएगा रेस्ट करने के लिए। बाद में मिराय अपनी इकलौती दोस्त जियोन के साथ थोड़ा टाइम बिताती है और अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में बातें करती है, लेकिन इससे वो दुखी नहीं होती बल्कि उसका इरादा और मजबूत हो जाता है कि वो इस वर्चुअल डेटिंग गेम में युनहो का दिल जीतेगी। और वो गेम में आकर उसका दिल जीतने की फुल टू फुल कोशिश करती है, लेकिन बेचारी हर बार इग्नोर हो जाती है। एक टाइम पर उसकी अजीब अजीब सी हरकतें देख युनहो पूछ ही लेता है, क्या तुम बीमार तो नहीं हो? तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है ठीक है, फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन मिराय उसका पीछा इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी, इसलिए युनहो अब आगे होके कहता है चलो मेरे साथ एक बार और फेंसिंग का मुकाबला करो। ये कहते हुए उसकी ड्रेस को ठीक करता है और तब मिराय को रियलाइज होता है कि उस दिन हारने पर युनहो का मेल ईगो हर्ट हो गया था। लेकिन मैच के बाद पता चलता है कि आज भी युनहो मिराय से जीत नहीं पाया। बेचारे को मिराय बहुत बुरी तरह हराती है क्योंकि युनहो कुछ कह ही नहीं पाता। अब मामला दिलचस्प तब हो जाता है जब इस दुनिया में मिराय की राइवल इरिन सामने आती है। दरअसल वो भी युनहो को डेट करना चाहती है और युनहो उससे काफी क्लोज भी लगता है। इसी वजह से दोनों लड़कियों के बीच हल्की सी बहस शुरू हो जाती है और उसके बाद मिराय आगे होके खुद सबके सामने युनहो को कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो युनहो धीरे से उसके कान में कहता है कि तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो। अब क्योंकि मिराय को युनहो के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए ये दोनों के लिए एक मौका भी बन जाता है कि वो दोनों साथ में समय बिताएं और धीरे धीरे एक दूसरे को जाने। और एक अच्छा मौका तब मिलता है जब डिनर के बाद दोनों साथ साथ डॉम की तरफ पैदल लौट रहे होते हैं। अब रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है तो मिराय अपना कोट उतारती है और दोनों बारिश से बचते बचाते पनाह ढूंढने लगते हैं। और इस बार युनहो को मिराय के साथ काफी अच्छा लगता है। देन दोनों एक जगह रुकते हैं, वहाँ लॉन्ड्री रूम बना हुआ था तो दोनों अंदर जाकर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। मिराय उससे सीधा सीधा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सुनकर युनहो हंसते हुए कहता है तुम बहुत बोल्ड हो। और यही बात मिराय को उसके एक्स सीजन के साथ बिताए पलों की याद दिला देती है और वो उन्हीं यादों में खो जाती है। युनहो ये चीज नोटिस कर लेता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। मिराय को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर वो तो मजाक में कहता है कि तुम्हारा हेयर टॉस बहुत खतरनाक है, यानी वही स्टाइल जिससे उसने क्लास में पहले युनहो को रिझाने की कोशिश की थी। साथ ही वो उससे ये भी क्लियर कर देता है कि उसे इरिन पसंद नहीं है, यानी वो उसे लाइक नहीं करता और मुस्कुराकर वहाँ से चले जाता है। अब रियलिटी यानी असल दुनिया में मिराय अपने और सीजन के पुराने पलों को याद करती रहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो दोनों कपल थे तब सोशल मीडिया फोटोज को लेकर झगड़ते रहते थे, लेकिन अब सीजन अपनी नई गर्लफ्रेंड यूमी के साथ काफी पोस्ट वगैरह डाल रहा है। अब इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए मिराय बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में और ज्यादा डूब जाती है और युनहो के साथ समय बिताने लगती है। अब युनहो भी अपने एफर्ट्स लगाता है और एक दिन खुद आगे होके उसे डिनर पर ले जाता है। और अब तो युनहो का एक भी दिन मिराय के बिना नहीं बीतता। दोनों साथ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, फेंसिंग करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। अब असल दुनिया में मिराय एक दिन टीम डिनर पर जाती है, वहाँ क्योंगनाम भी होता है। वैसे डिनर बहुत बोरिंग होता है, यानी बॉस काफी पकाऊ टाइप का था। तो ये दोनों जल्दी ही डिनर करके बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर आके देखते हैं कि बारिश हो रही है। क्योंगनाम आगे होके पूछता है क्या तुम घर जा रही हो? तो वो झूठ कहती है कि नहीं, बल्कि उसकी एक डेट है, अभी वो पिक करने आने ही वाला है। तो ये सुनते क्योंगनाम अपने बैग से छाता निकाल कर कहता है कि एंजॉय करना और सीधे वहाँ से चले जाता है। और अब मिराय अकेले रह जाती है तो वो गीली होते हुए घर भाग कर आती है, लेकिन अब उसे घर आकर भी अकेलापन सताने लगता है क्योंकि उस रात मिराय ऑनलाइन देखती है कि सीजन और यूमी शादी करने वाले हैं और उससे भी उनकी शादी का इनविटेशन आता है। अब थोड़ी देर बाद सीजन खुद उसे फोन करके माफी मांगता है कि उसे ये खबर ऐसे मिली। इस सिचुएशन से ऐसा लगता है कि सीजन की होने वाली वाइफ जानबूझकर मिराय के जले पे नमक छिड़क रही थी। खैर मिराय भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चाहे कुछ भी करे, उसे उसका कोई लेना देना नहीं है। बट वो इन सारे इंसिडेंट के बाद तय
करती है कि उसके पास बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की सिर्फ 4 घंटे की सब्सक्रिप्शन बची है, इसलिए अब वो बाकी टाइम का पूरा इस्तेमाल करेगी। लेकिन अब उसका मूड इतना खराब होता है कि वो इस एक्सपीरियंस को ठीक से एंजॉय ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसे अपने ब्रेकअप की यादें सताने लगती है। अब उसे शांत और चुप देखकर युनहो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन युनहो की प्रेजेंस मिराए को उसके रिश्ते की शुरुआत की याद दिला देती है, क्योंकि युनहो की कई बातें सीजुन से मिलती जुलती थी। लेकिन इस बार मिराए खुद को अपने पुराने रिश्ते के अच्छे और बुरे दोनों पलों को याद करने देती है। अब युनहो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले आता है। वहाँ मिराए उससे पूछती है कि मान लो अगर तुम फ्यूचर में मेरे अलावा किसी और से शादी करोगे तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तो वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो दिल भूल सकता है, लेकिन दिमाग में यादें रह जाएगी। फिर वो पूछती है कि तुम मुझे कैसे याद रखोगे, यानी कि हमारी शुरुआत या हमारा एंड? तो वो कहता है दोनों। अब युनहो की बातें मिराए को धीरे धीरे अपने बीते हुए प्यार से आगे बढ़ने में मदद करती है और वो सीजुन को दिल से गुड बाय कह देती है। अब माहौल काफी रोमांटिक होने लगता है और जैसे युनहो से किस करने के लिए आगे झुकता है, तभी मिराए की किस्मत उसे धोखा दे देती है, क्योंकि उसी मोमेंट पर उसका सब्सक्रिप्शन प्लान खत्म हो जाता है। अब उसका फ्री प्लान खत्म हो चुका है और साथ ही उसकी खूबसूरत वर्चुअल रोमांस कहानी भी यहीं रुक जाती है। अब असली दुनिया में वापस आकर मिराए को ऐप की रेटिंग देने के लिए नोटिफिकेशन आता है और वो युनहो के साथ अपनी डेट को 5 स्टार रेटिंग दे देती है और अपने वर्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में सोचती है। वैसे अपडेट के बाद मिराए को युनसेयोंग के बिहेवियर के बारे में थोड़ा समझ आता है कि वो इतनी अजीब क्यों है। लोग भले युनसेयोंग के काम की बुराई करें, लेकिन फिर भी वो उसके वेबटून को पढ़ते जरूर हैं। हालांकि अभी वेबटून काफी अच्छा चल रहा है, फिर भी मिराए जानती है कि उसे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अब टीम डिनर के दौरान मिराए को युनजू के एक दोस्त के साथ असली जिंदगी में डेट पर जाने का ऑफर मिलता है और वो ये सुनकर एक्साइटेड भी होती है, क्योंकि शायद उसे अपना सच्चा प्यार ही मिल जाए। लेकिन तभी पास वाली टेबल पर बैठा क्योंग नाम ये सब सुनकर अचानक बोल पड़ता है कि मिराए तो पहले से ही किसी को डेट कर रही है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तब वो उन सबको बहुत मुश्किलों से समझाती है कि हाँ, वो एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बोरिंग थी तो उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। अब सब मान तो जाते हैं उसके झूठ को, लेकिन अब मिराए झिझक कर खुद ही उस डेट का मौका खो देती है, जिसका ऑफर बस अभी अभी उसे मिला था और उसे अब क्योंग नाम पे काफी गुस्सा आता है। खैर, अब वो दोनों घर जाते टाइम साथ में टैक्सी स्टैंड तक चलकर जाते हैं और रास्ते में वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दिया और उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। तो मिराए कहती है कोई बात नहीं, लेकिन फिर क्योंग नाम ये भी कहता है कि उसे अच्छा लगता है कि वो दोनों कंपनी में साथ मिलकर वेबटून जज करते हैं। अब जब मिराए घर पहुंचती है तो उसे जियोन का फोन आता है और पता चलता है कि उसकी एक दोस्त के घर एक हाउस वार्मिंग पार्टी है और उसने मिराए को भी वहां बुलाया है, जिसके बारे में मिराए बिल्कुल भूल गई थी और जियोन उसे अब याद दिलाती है। वैसे हाउस वार्मिंग पार्टी में जाने के लिए उसे गिफ्ट भी तो चाहिए था और उसे ही लेने वो मॉल चले आती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर मिस्टर मिन से हो जाती है, जो कि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का एक के पॉप स्टोर लगाने में बिजी होते हैं। वो मिराए से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिराए चालाकी से युनहो के साथ अपनी रोमांस वाली बातों से बच निकलती है। फिर उसे जियोन का फोन आता है और वो बताती है कि हाउस वार्मिंग पार्टी में एक लड़का भी आने वाला है, इसलिए अच्छे से तैयार होके आना। दरअसल वो चाहती है कि मिराए भी अब डेट वगैरह करे और मिराए को भी अब ये परखने का मौका मिल जाता है कि असल रोमांस वर्चुअल रोमांस से बेहतर होता है या नहीं। इसलिए वो बहुत ज्यादा ही अच्छे से तैयार होके वहाँ पहुँचती है और उसके दोस्त बस उसे देखते के देखते रह जाते हैं। वैसे हाउस वार्मिंग पार्टी में बस दोस्त होते हैं और उनके बीच एक छोटा सा डिनर होता है और जिस लड़के की वजह से मिराए इतनी अच्छे से तैयार होके आई थी, वो लड़का भी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, यानी कि इतना अच्छा बिहेवियर कि उसमें कोई कमी दिखती ही नहीं। लेकिन बाद में वो लड़का मिराए के साथ जब घर की तरफ जा रहा होता है तब वो उस पर ज्यादा जोर देने लगता है कि क्या तुम्हें मैं अच्छा लगा, और बार बार उससे फिर मिलने की बात करता है और मिराए उसकी बात को टालने की कोशिश। तो वो अब साफ साफ कह देता है कि वो टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, उसे आज ही उसके सवाल का जवाब चाहिए कि वो उसे डेट करेगी कि नहीं। अब उसका बिहेवियर थोड़ा बेचैन और डेस्परेट सा होने लग जाता है, जिससे मिराए भी नोटिस कर लेती है और उससे ये बात बिल्कुल भी
भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उससे कहती है कि यहाँ से वो खुद अकेले घर चली जाएगी, यानी वो साफ साफ उसे रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद वो ड्रिंक करने आ जाती है और अब ड्रंक होकर जैसे ही अपने घर की तरफ जाने लगती है, रास्ते में उसे युनहो दिख जाता है। उसे देख वो बहुत खुश होती है और दौड़ते हुए उसके पास आती है, लेकिन तब पता चलता है कि वो तो एक बिलबोर्ड था जिसपे युनहो की बस फोटो छपी थी, यानी ऐप का एडवर्टीजमेंट होता है वो। और अब युनहो की याद उसे बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन जब वो सब्सक्रिप्शन प्लान्स देखती है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि वो काफी महंगे प्लान्स थे। ये देख मिराई कहती है, क्या लूट मचा रखी है इन्होंने, भला कौन इतने महंगे प्लान्स लेगा। लेकिन अगले ही पल वो खुद 50,000 वॉन खर्च करके इस ऐप का पेड प्लान लेने के लिए तैयार हो जाती है और फौरन से पैसे भर भी देती है। अब जब वो फिर से हेडसेट पहनकर वर्चुअल दुनिया में जाती है तो इंटरफेस पहले से थोड़ा अलग होता है। इस बार उसे अपना खुद का वर्चुअल घर मिलता है जिसमें ढेर सारी चीजें होती है, जैसे कि नई नई ड्रेसेस, शूज, हैंडबैग्स वगैरह वगैरह। ये देख भला कौन सी लड़की खुश नहीं होती। अब आखिर में उसने पैसे भरे थे तो एक्सपीरियंस भी तो अच्छा मिलना चाहिए। मेरा तो काफी सेटिस्फाई होती है। इस बार वो अपनी डेटिंग मैनेजर को बताती है कि वो चाहती है कि वो युनहो के साथ वहीं से कहानी आगे बढ़ाए जहाँ पिछली बार खत्म हुई थी। तो वो कहती है उसमें एक दिक्कत है, क्योंकि सीधे उसी बॉयफ्रेंड के साथ अपनी स्टोरी कंटिन्यू करना प्रीमियम प्लान का हिस्सा है, जबकि तुम्हारे पास अभी बेसिक वाला पैकेज है। ये सुनकर मिराय को झटका ही लग जाता है और उससे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने युनहो के लिए तो अपने पैसे खर्च किए थे। पर फिर वो अपनी डेटिंग मैनेजर के समझाने पर फिलहाल अपने बेसिक पैकेज का फायदा उठाने का ही फैसला करती है। अब उसकी तीसरी डेट में वो एक फ्लाइट अटेंडेंट बनती है। तभी कुछ विदेशी आतंकवादी फ्लाइट हाईजैक कर लेते हैं और मिराय को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। ये देख मिराय काफी डर जाती है और सोचती है, क्या मैंने इतने पैसे यहाँ मरने के लिए भरे थे भला। तभी वहाँ एक NIS एजेंट योनवो आता है और सारे आतंकवादों को ठिकाने लगाकर मिराय को बचा लेता है। और यही होता है मिराय का तीसरा डेट। लेकिन मिराय अपनी डेट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि पूरा सीन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा एक्शन से भरा होता है। वैसे अच्छा है कि उसे उड़ान से डर नहीं लगता। अब इन खतरनाक और हाई स्टेक वाले सिनेरियो के बारे में मिराय ने पहले ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन उसे इन मजेदार और अजीब अजीब सिचुएशन से तेजी से गुजरते देखना काफी मजेदार लगता है। वो हर बार अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स चेंज करती रहती है और साथ ही कई बड़े के ड्रामा स्टार के छोटे छोटे सीन्स को भी दिखाया जाता है, जो कि इस एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा खास बना देता है। अब कहानी के दौरान हमें कई तरह के क्लैश सीन दिखाए जाते हैं, जैसे कभी हिस्टोरिकल ड्रामा जैसा माहौल तो कभी मेडिकल ड्रामा जैसा। और इन अलग अलग मुलाकातों को रेटिंग देते हुए मिराय खूब मजे करती है। लेकिन इन वर्चुअल डेट्स का असर अब उसकी असली ऑफिस वाली जिंदगी पर भी पड़ने लगता है, क्योंकि वो दूसरों को डेटिंग के बारे में एडवाइस देने लगती है, जिससे उसके कलीग्स काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि एक दिन मिराय एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो यंगस्योंग के एक चैप्टर की एडिटिंग करते टाइम बॉथर और ब्रदर के बीच स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वो सिर्फ एक शब्द इधर का उधर होने से ऑडियंस के बीच हंगामा मच जाता है, जिसके लिए अब डायरेक्टर यानी बॉस मिराय को खूब डांटते हैं। और बाद में ब्रेक रूम में योंगनाम भी उसे इस बात के लिए चिढ़ाता है, लेकिन फिर खुद ही सोचता है मैं बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहा हूँ। तो वही यंगस्योंग को भी जब ये पता चलता है कि मिराय की गलती की वजह से लोग उसे गालियां दे रहे हैं, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे खुद को संभालने में मुश्किल हो रही होती है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि यंगस्योंग को अपने ऑफिस में एक गिफ्ट मिलता है, जो कि कुछ और नहीं बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का हेडसेट होता है। अब यहाँ मिराय फिर से वर्चुअल दुनिया में लौटती है और इस बार उसके सामने एक स्टोरी खुलती है जो अलग थी, और इसमें वो ऑफिस वर्कर बनी होती है। अब वो अपनी कहानी में आगे बढ़ती ही है कि उसे शौक लग जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं युनहो खड़ा था, यानी कि डेटिंग मैनेजर ने मिराय के लिए कुछ खास इंतजाम किए हुए थे। और अब उनकी रोमांस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है, जो कि उनकी मुलाकात के कई साल बाद से आगे बढ़ेगा। दिखाया जाता है कि युनहो उसके पास आता है और पता चलता है कि वो दोनों 10 साल बाद मिल रहे हैं, यानी यहाँ 10 साल बीत चुके थे। और युनहो के लिए मिराय उसकी लाइफ से अचानक गायब हो गई थी। वैसे वो उससे मिलकर बहुत खुश होता है और मिराय का भी कुछ यही हाल था। युनहो कहता है तुम अभी भी उतनी ही सुंदर हो जितना पहले थी, और इस पर मिराय मुस्कुराने लगती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।